प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए इन दिनों जो हमारा हिंदी साहित्य में पाठ चल रहा है कक्षा 12 हिंदी साहित्य और पुस्तक का नाम है अंतरा। और अंतरा पुस्तक का प्रथम पाठ जो अपन इस समय देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का। इससे पूर्व अपन ने देवसेना का गीत देखा था और आज अपन देखते हैं कार्नेलिया का गीत। क्या नाम है पाठ का? कार्नेलिया का गीत। आइए इस पाठ को अपन पढ़ें। इससे पूर्व इस पाठ की पृष्ठभूमि, इस पाठ का प्रसंग, कार्नेलिया कौन थी, क्यों गीत गा रही है, कहाँ गा रही है, कब गा रही है, इसके बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये कार्नेलिया का गीत जो है इसके रचयिता महाकवि जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, छायावाद के प्रणेता, जिन्होंने छायावाद शुरू किया, तो काव्य में जिन्होंने छायावाद शुरू किया वो छायावाद के प्रणेता जयशंकर प्रसाद। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चंद्रगुप्त। उनका एक नाटक कौन सा था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त नाटक से ये ली गई है कार्नेलिया का गीत। तो कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। ये आपको दिमाग के अंदर आनी चाहिए, प्रसंग आपको लिखना पड़ेगा। चंद्रगुप्त नाटक के अंदर उन दिनों एक ऐतिहासिक नाटक है और सिकंदर, ये यूनान, जिसे ग्रीस भी कहा गया है, मिस्र भी कहते हैं, ग्रीस भी कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं। तो यूनान का जो सिकंदर था, बादशाह था यूनान का, और वो भारत में आता है, भारत में युद्ध करने के लिए आता है, भारत के ऊपर जीत हासिल करने के लिए आता है। सिकंदर का एक सेनापति था, इसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस बड़ी विशाल फौज लेकर भारत के ऊपर आक्रमण करता है। उस समय भारत में, जब भारत के अंदर इस प्रकार ये कश्मीर है, और तो यहाँ से जब ये प्रवेश करते हैं कश्मीर के हिस्से के अंदर, तो सेल्यूकस देखता है कि भारत बहुत ज़्यादा सुंदर, भारत बहुत ज़्यादा सुंदर, भारत में विशाल नदियाँ, विशाल बड़े बड़े पहाड़, साल भर बहने वाली नदियाँ, हरी भरी घाटियाँ और दूध जैसा सफ़ेद जल, लंबे चौड़े मैदान। क्योंकि ये जब आए थे, यूनान से आए थे, वहाँ पर क्या रेगिस्तान है, वहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है, बिल्कुल सुना सुना। तो उन्होंने सुन रखा था कि ऐसा भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत इतना सुंदर है जहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियाँ निकलती है, जहाँ पर हिमालय, अरावली, विंध्याचल, इस प्रकार के बड़े बड़े पहाड़ हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस प्रकार की वर्ष पर बहने वाली नदियाँ हैं, और हरे भरे यहाँ पर खेत हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, झरने हैं। तो भारत की सुंदरता का बखान इन्होंने सुन रखा था। तब इन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा भारत है, सोने की चिड़िया है, चलो भारत को जीत लेते हैं। तब वो भारत के ऊपर आक्रमण करने आता है। सेल्यूकस की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कार्नेलिया। तो कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री। कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। अब वो सेल्यूकस की पुत्री, क्योंकि उस समय जब युद्ध होते थे तो बादशाह के साथ उनका पूरा परिवार चलता था, पूरा का पूरा परिवार आता था। बाकी परिवार तो टेंटों में रहते थे और बादशाह और सेनापति वगैरह लोग जो जितने भी थे वो युद्ध करते थे। अब कार्नेलिया जैसे ही भारत के अंदर घुसती है, कश्मीर का दृश्य देखती है, झेलम और चिनाब की नदियाँ देखती है, केसर की क्यारियाँ देखती है, अखरोट, बादाम और पिस्ता के मतलब वो खेत देखती है, तो वो पगला जाती है। इतनी सुंदरता, भारत की सुंदरता देखकर वो पगला जाती है। तो वही कार्नेलिया, सुबह का दृश्य कश्मीर में, जैसे भी भारत में प्रवेश करती है, कश्मीर में झेलम नदी के किनारे, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई, कल कल छल 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 नदी बह रही है, सिंधु नदी। सामने सूर्य उग रहा है, पहाड़ों के बीच में से सूर्य उग रहा है, और सूर्य ऐसा लग रहा है जैसा कोई सोने का सूर्य हो। सुबह सुबह गुलाबी लगता है, पीला लगता है, इस प्रकार का। और हरे भरे पहाड़,
वृक्षों से, और दूसरी तरफ दूर दूर तक चांदी जैसे पहाड़ चमक रहे हैं, क्योंकि बर्फ के पहाड़ वो दूर से बर्फ जैसे चमक रहे हैं। और इस प्रकार का मनोरम दृश्य जब कार्नेलिया देखती है, एक पहाड़ की चट्टान के ऊपर वो बैठती है, अपने पांव किसके अंदर डाले हुए, नदी के अंदर डाले हुए, और इस प्रकार की जब वो दृश्य देखती है कार्नेलिया, तो वो कार्नेलिया मन में भारत की सुंदरता का बखान करती है। कार्नेलिया एक गीत गाती है। अपन को भी कोई पर अच्छा लगता है तो अपन क्या गुनगुनाते हैं कि नहीं गुनगुनाते का? अपन गुनगुनाते हैं। कई बार अपन खेत जाते हैं, मस्ती आती है तो खेत में बैठे बैठे आज मौसम बड़ा बेईमान है, गाने लग जाते हैं, या और कोई मारवाड़ी गीत गाने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार कार्नेलिया ने जब भारत की सुंदरता, क्योंकि सुंदर की थी, अब वो आ गई, अब वो देख रही है, सुबह सुबह इस प्रकार का दृश्य देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। और वह कार्नेलिया जब सेल्यूकस आया था यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो चंद्रगुप्त से उसका सामना हुआ था भारत में। किससे सामना हुआ था? चंद्रगुप्त से सामना हुआ था। तो चंद्रगुप्त से जब सामना हुआ तो सेल्यूकस वहाँ पर हार गया, परास्त हो गया। भारत में बड़े योद्धा थे, वीर थे। अब वो सेल्यूकस हार गया तो सेल्यूकस ने क्या किया कि भाई अब हार हो गई तो मुझे मारो तो मत, तुम ऐसा करो मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मेरे दामाद बन जाओ, हैं? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त के साथ कर लेता है। तो जो कार्नेलिया कहाँ की थी? 7 समुद्र पार की। कहाँ की थी? 7 समुद्र पार की, ग्रीस, यूनान, मिस्र जिसे कहते हैं अपन, वहां की थी वो। अब वो यहां आ गई 7 समुद्र पार। और अब उसका, क्योंकि कार्नेलिया ने तो वो देखी थी, रेगिस्तान देखा, आंधिया देखी, धूल भरी, 10 महीने आंधिया चल रही है, आंखें मिच रही है, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, हरियाली नहीं, खाने को कुछ भी नहीं। वो दृश्य देखा हुआ जब कार्नेलिया ने ये दृश्य देखा यहाँ पर, तो कार्नेलिया ने सोचा कि यार मुझे तो यही रहना चाहिए, मैं तो यही रहूंगी, यहीं पर मेरा जीवन बिताऊंगी भारत में। तो भारत में आती है, भारत की होकर रह जाती है, चंद्रगुप्त की पत्नी भी बन जाती है और उसको सहारा भी मिल जाता है। तो वही सुबह का दृश्य ग्रीक शिविर, ग्रीक यानी वही यूनान का, ग्रीस के लोगों का, सेल्यूकस का शिविर, शिविर किसे कहते हैं? टेंट। उस टेंट के बाहर बैठी हुई नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के अंदर क्या बह रहा है? ठंडा ठंडा जल बह रहा है, सुबह का दृश्य। और ऐसे में कार्नेलिया मंत्रमुग्ध होकर अपनी मस्ती में गीत गाती है। और वही गीत जयशंकर प्रसाद यहाँ पर अपने इस नाटक के माध्यम से वो बताते हैं कि कार्नेलिया के मन में क्या आया था। और यही गीत कार्नेलिया का गीत है। तो परीक्षा के अंदर जब आएगा सब प्रसंग व्याख्या करो, तो प्रसंग क्या है? सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत आती है, सेल्यूकस हार जाता है, चंद्रगुप्त से कार्नेलिया की शादी करा दी जाती है। ग्रीक शिविर में बैठी हुई कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठी बैठी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेती है, और यही से गीत आनंद। आइए इस गीत को अपन पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ेंगे मेरे साथ। ये एक प्रकार का गीत है। गीत का मतलब वो होता है जिसे गाया जा सके, जिसे गाया जा सके, और जिसको गाया जा सके उसके अंदर का एक, उस छंद के अंदर विशेषता होती है, गुण होता है गेय पद। वो क्या कहलाता है? गेय पद। गेय पद, गेय का मतलब समझ गए आप? जिसको गा सकते हैं, जिसको गा सकते हैं। देखते हैं अपन। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरस ताम शरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा।
लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जा भरे करुणा जल। बरसाती आँखों के बादल बनते जा भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते जब, मंदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। तो इस प्रकार इस काव्य को अपन पढ़ते हैं, इस काव्य को गाया जाता है, और जिस काव्य को गाया जाता है, जिन छंदों को गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गेय पद कहते हैं। तो इसकी एक विशेषता तो अपन को समझ में आ गई, इसके अंदर गेयता का गुण है, गेयता का गुण है। क्लियर? अब अपन इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। आइए अब अपन इसके कुछ काठिन्य निवारण देखते हैं, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। और इन शब्दार्थों में सबसे पहले अपन देखें तो अरुण, वैसे अरुण का मतलब सूर्य होता है। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य। पर सूर्य कौन सा? जो सुबह सुबह उगता है, जो सुबह सुबह दिखता है, लालिमा युक्त, ललाई होती है जिसके अंदर, अरुण। ठीक है ना? तो ये लालिमा युक्त। मधुमय, मधुमय, मधु कहते हैं शहद को। मधु किसे कहते हैं? शहद को। मधुमय, शहद युक्त। शहद कैसा होता है? मीठा होता है। तो मधुमय यानी मिठास से भरा हुआ, यानी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्षितिज, ये बहुत अच्छा शब्द है। देखो क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है, आप में से कोई बताओ? नहीं। क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान जहां पर धरती और आकाश दोनों मिले हुए दिखते हैं। देखो बारी में देखो, धरती और आकाश देखो, दिखती है, मिलती हुई दिखती है। कहां दिख रहा है बताओ? दिख रही है, वो दिख रही है। क्या वास्तव में मिल रहे हैं क्या वहां पर? वहां जाके देखो तो नहीं मिलेंगे, फिर आगे दिखेंगे, और आगे जाओ तो और आगे दिखेंगे। तो ये जो अवस्था होती है जहां धरती और आकाश मिला हुआ दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? क्षितिज। वो जगह क्या है? क्षितिज। जहां वह स्थान जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखते हैं। ठीक है? तामरस, ताम, ताम प्लस रस, ताम कहते हैं तांबे को। ताम किसे कहते हैं? तांबे को। तांबे के समान लाल रंग, तांबे का जैसा रंग, तांबे के जैसा लाल रंग, तामरस। ठीक है? नीड़, नीड़ कहते हैं घोंसला। पक्षियों के नीड़ नहीं होते? पक्षियों के नीड़ यानी घोंसला। इसी प्रकार मदिर, मस्ती पैदा करने वाला, जिससे पीने से मस्ती आती है। जैसे मदिर से बना मदिरा, मदिरा, मदिरा किसे कहते हैं? मदिरा, शराब को। मस्ती आवे तो मदिर, मस्ती आने वाला, जिससे आनंद आता है, तृप्ति होती है, मस्ती पैदा करने वाला। रजनी, रात्रि, रजनी किसे कहेंगे? रात्रि। रात्रि का रजनी पर्यायवाची शब्द है। रजनी, रात्रि, निशा, रात, है ये रजनी, रात्रि। मलय, समीर, ये दो शब्द से बना, मलय और समीर। मलय कहते हैं, मलय एक पर्वत का नाम है, जिसे विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं अपन।
विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं। तो उस पर्वत से जो हवाएं आती है, दक्षिण से जो हवाएं आती है, वो मलय समीर, जो दक्षिण से आने वाली हवाएं, और दूसरे रूप में यूँ समझो कि दक्षिण से आने वाली हवाएं वो शुभ होती है, अच्छी होती है, आनंद देती है। अपना खेतों में जो होता है ना, कहते हैं ना बाहरों बड़े बाजियो, जल्दी फसल आएगी तैयार, बड़े बाहरों बाजियो, वो अच्छा हुआ, वो मलय समीर। मलय समीर यानी मलय पर्वत से आने वाली हवाएं। खग, खग कहते हैं पक्षी, कबूतर खग है, चिड़िया, कोयल, कौवा, ये सभी खग है। ठीक है, सभी के लिए एक शब्द आता है खग। जैसे गाय भैंस के लिए क्या शब्द आता है? पशु। पक्षियों के लिए क्या आएगा? खग। सुर धनु, ये भी दो शब्द से बना हुआ, सुर और धनु। सुर किने के? सूर्य यानी इंद्र, सूर्य यानी देवता, सूर्य यानी देवताओं का राजा। समझ में आ गई? सुर इंद्र, और धनु धनुष, इंद्र का धनुष सुर धनु। ठीक है। तो ये आगे इसके कठिन शब्दार्थ। अब इसका अपन कुछ भावार्थ देखते हैं, सरलार्थ देखते हैं। देखिए अपन, तो वही सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। कार्लेनिया जो है, कार्लेनिया सिंधु नदी के किनारे बैठी है। कहां बैठी है भाई? सिंधु नदी के किनारे पर बैठी है कार्लेनिया, और वो गीत गाती है, भारत की सुंदरता का बखान करती है। अब वो कहती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। अब वो सुबह सुबह उठती है, दृश्य देखती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। सूर्योदय के प्रकाश से फैला हुआ दूर दूर तक, सूर्योदय के प्रकाश से फैला हुआ ये दूर दूर तक जो सुंदर दृश्य दिखता है, ये मेरा देश है। कौन कहती है? कार्लेनिया कहती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। कार्लेनिया कहां की थी? यूनान की थी, पर वो यहां आकर के थी, ये देश हमारा। तो उसको इस धरती से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, मातृभूमि प्रेम हो जाता है। वो उसको अपनी भूमि मान लेती है, अपनी जन्मभूमि मान लेती है, अपनी मातृभूमि मान लेती है ना। अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये सूर्य के प्रकाश में फैला हुआ देश जो है बहुत प्यारा है, मधुमय है, ये हमारा है। यानी हमारा देश कैसा है? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब वो कहते हैं जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, कि ये जो मेरा देश है, ये जो मेरा देश है, यहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को, जो अनजान है, क्षितिज, क्षितिज ऐसी जगह जहां धरती और आसमान मिलते हैं। ये काल्पनिक जगह है। ये कैसी जगह है? काल्पनिक जगह है, वास्तव में मिलता नहीं है, वास्तव में मिलता नहीं है। पर अनजान क्षितिज, अनजान क्षितिज का मतलब एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा अनजान आदमी जिसका कोई नहीं, यानी वो अपना है ही नहीं, पर उसको भी सहारा देती है। उसको भी क्या देती है? सहारा देती है। कौन देती है? ये भारत माता देती है, ये धरती माता देती है। ये भारत जहां मैं बैठी हूं, ये अनजान लोगों को भी सहारा देती है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश। कार्लेनिया तो बाहर की थी, उसके लिए तो देश अनजान था। यहां आकर उसको क्या मिला? सहारा। किसका मिला? चंद्रगुप्त का सहारा मिला। चंद्रगुप्त की वो पत्नी बन गई, है ना। यहां से इस धरती से उसको प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई, तो उसको सहारा मिला कि नहीं मिला? लोगों ने उसको अपना लिया। तो वो कहते यार लोग कितने बढ़िया हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। तो अनजान लोगों को सहारा कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। अनजान लोगों को सहारा कहाँ मिलता है? और यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार इस काव्य में भारत की जो संस्कृति है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। घर आयो माँ जायो, घर आयो माँ जायो। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, कुछ और निभाना आए हमको प्यार निभाना आता है। ये मेहमान जो आए हैं, हमने उनके ऊपर प्यार लौटा दिया, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि जो अनजान लोगों को सहारा देने की जो परंपरा है, किस देश में है? भारत में है। यहाँ पर शरणागत के रक्षक की परंपरा रही है। यदि आपकी शरण में कोई आ गया तो उसकी रक्षा करने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा दोगे। नहीं भाई मारा घर आयोड़ो है,
मेरे पास आ गया, अब मैं इसको नहीं हाथ नहीं लगाने दूंगा। करेक्ट नहीं करेक्ट? कहते हैं लोग गायों की रक्षा के लिए अपनी जान देते थे। वीर तेजाजी ने जान दे दी थी गायों की रक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए लोगों ने जान दे दी थी। जिसकी कोई जान पहचान नहीं, शरणागत जो अपनी शरण में आ गया, उसकी रक्षा के लिए भी यहाँ के लोग जान दे देते हैं। तो ये हमारे भारत की बहुत बड़ी परंपरा है, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता? अतिथि देवो भव। अतिथि, मेहमान जो होता है वो देवता से भी बढ़कर होता है। होता है क्या होता है? और ये कौन कह रहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा कार्लिना के माध्यम से। इस देश की विशेषता ये रही है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब इस देश की विशेषता और बताते हैं। क्या बताते हैं? सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सरस तामरस, तामरस का मतलब तो वही तांबे के समान, तांबे के रंग के, यानी सुबह सुबह तांबे के समान सूर्य और उसकी तांबे के समान किरणें आ रही है और वो किरणें नाच रही है। आप सुबह सुबह कभी देखो सूरज की किरणें देखोगे तो आपको लगेगा किरणें आ रही हैं, जा रही हैं, इस प्रकार ये किरणें दिखती है अपन को, दिखती है, देखा आपने? तो वो देख रही है, कार्लिना बैठी है, जल बह रहा है और जल के अंदर क्या उगे हुए हैं? कमल उगे हुए हैं। क्या उगे हुए हैं? कमल उगे हुए हैं, कमल के फूल उगे हुए हैं। और कमल के फूल की जो नीचे की जो होती है संपुट कहते हैं उसको, जिस कमल का फूल होता है ना भैया, तो ये जो स्थिति, ये जो कमल का फूल, ठीक है भाई, तो ये कमल के फूल के जो संपुट है, इससे जो फूल की जो पंखुड़ियां है, इससे जो किरणें निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें निकल रही है ना, वो सूर्य की किरणें ऐसा लग रही है जैसे कमल के फूल की जो पंखुड़ियां निकल रही है, इसके संपुट से किरणें निकल रही है। यानी इसकी तुलना किससे कर ली? फूल से कर ली, सुंदरता से कर ली। फूल भी सुंदर होते हैं, सुबह का दृश्य भी सुंदर होता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर, सरस तामरस गर्भ विभा पर। विभा किसे कहते हैं? विभा का मतलब होते हैं किरणें। गर्भ विभा किसे कहते हैं? विभा। इस तामरस से, यानी ये जो है कमल की जो है ये संपुट, कमल की जो जहाँ से कली का उद्भव होता है, कमल की फूल जहाँ से विकसित होता है, तुमने देखा होगा किसी फूल के नीचे एक हरी हरी रचना होती है, उसे संपुट कहते हैं। और ये जो इस प्रकार के जो कमल के फूल हैं, सरस यानी सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा, पेड़ों की शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं। तरु किसे कहते हैं? पेड़। शिखा कहते हैं ऊपर, ऊपरी भाग। नाच रही मनोहर, यानी जो सूर्य की किरणें हैं, कभी तो कमल के फूलों के ऊपर नाच रही है, कभी पेड़ों के ऊपर नाच रही है। यानी पेड़ इतने सुंदर हैं, फूल इतने सुंदर हैं, नदी बह रही है, यानी प्राकृतिक सुबह के सुंदरता का वर्णन किया गया। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छिटका जीवन हरियाली पर, और यहाँ का सारा जीवन एकदम हरियाली, यानी ये देश जो है हरा भरा है। ये देश कैसा है? हरा भरा। यहाँ पर 12 महीने नदियाँ बहती है, और नदियाँ जहाँ बहेगी तो क्या होगी? 3-3, 4-4 फसलें होगी, तो हरियाली होगी कि नहीं होगी? और वो जब कार्लिना तो कश्मीर में थी, वहाँ पर झेलम और सिंधु नदी के किनारे तो पहाड़ हरे बड़े, चीड़ और देवदार के लंबे लंबे पेड़, केसर की खेती हरी भरी। तो वो दृश्य देखकर कहती है छटका जीवन हरियाली पर, कि यहाँ का जो जीवन है वो हरी भरी धरती है। शस्य श्यामला वसुंधरा गीतों की ये खान है, यानी शस्य श्यामलाई की भूमि है, ये हरी भरी धरती है, जो भारत की धरती की विशेषता है। यानी यहाँ के लोग संपन्न हैं, यहाँ की धरती बड़ी हरियाली पूर्वक है, संपन्न है, और इसी संपन्नता के कारण मंगल गीत गाए जाते हैं। मंगल गीत का मतलब खुशहाली। मंगल गीत का मतलब क्या होता है? खुशहाली। भाई बरसात होगी, हरियाली होगी, तो लोगों के चेहरे खुश होंगे, खुशहाली आएगी, जेबों में पैसा आएगा, अनाज होगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हरियाली का मतलब यहाँ पर खुशहाली से है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। और छोटे छोटे, लघु यानी छोटे, लघु यानी छोटे, सुर धनु इंद्र की धनुष के समान, इंद्र के धनुष के, यानी सुबह सुबह पक्षी उड़ते हैं इंद्र के धनुष के समान, ऐसा लगता है वो, उसके पक्षी के पंख ऐसे नहीं दिखते हैं सुबह सुबह उड़ते हैं
तो इंद्र के धनुष के समान लघु सुर धनुष से पंख पसारे, ऐसे सुबह सुबह पंख पसार कर शीतल मलय पवीन सहारे। और शीतल मलय की यानी ये मलय पर्वत से आने वाली, दक्षिण की आने वाली हवाएं इस धरती को धन धान्य करती है। पक्षी यहाँ के आकाश की सुंदरता बढ़ाते हैं। उड़ते खग जिस और मुँह किए, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। निज कहते हैं अपना, निज किसे कहते हैं? अपना। उड़ते खग, उड़ते हुए पक्षी जिस और मुंह करते हैं। पक्षी किस और मुंह करेंगे? पक्षी किधर आएंगे? रेगिस्तान में जाएंगे, पेड़ों की तरफ जाएंगे? पेड़ों की तरफ। क्या हरियाली की तरफ जाएंगे कि यहाँ सूखा रहेगा वहां जाएंगे? हरियाली की तरफ जाएंगे। तो हरियाली भारत में, तो उड़ते पक्षी किस और मुंह करते हैं? भारत की। यानी दूर दूर से पूरे विश्व के पक्षी भारत में आते हैं। आपने देखा होगा कि साइबेरियन क्रेन जो होती है, जिसे अपन कुर्जा कहते हैं, 7 समुद्र पार से, इंग्लैंड से, वहाँ से यहाँ आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर वापस जाते हैं अपने देश में। तो उनको सहारा कौन देता है? भारत देता है, हमारा देश देता है। तो उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। उड़ते पक्षी इस और मुँह करते हैं कि क्या सोचकर कि ये तो मेरा घर है, कि ये तो मेरा घर है। समझ नीड़ निज प्यारा, अपना प्यारा नीड़ समझकर, अपना घोंसला समझकर पक्षी भी इसे अपना मानते हैं। यानी प्रवासी पक्षी जो आते हैं ना, वो भी इसे अपना मानते हैं। यानी वो कार्लिनिया कहती है कि भाई मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो ये देती है, आश्रय दे दी तो कोई बात नहीं, ये तो पक्षी भी यहाँ पर आना चाहते हैं, पक्षी भी यहाँ आना चाहते हैं। ये इतनी बढ़िया धरती है। बरसाती आंखों के बादल बनते भरे करुणा जल। अब वो इस देश की विशेषता बताते हैं कि बरसाती आंखों के बादल, बरसात जब होती है, बरसात जब होती है, ऐसा लगता है कि बादलों की आंखों के वो जल है, बादल बरस रहे हैं, खुशी के आंसू झलकते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां करुणा, बनते जहां भरे करुणा जल। यानी यहाँ के लोगों की नज़रों में करुणा है, यहाँ के लोगों की नज़रों में क्या है? दया है, प्रेम है। और ये जो बादल यहाँ बरसते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रेम का प्रतीक बताया गया है। लहरें टकराती अनंत की, जहाँ पाकर जहाँ किनारा। लहरें टकराती अनंत की। लहरें आपने देखा होगा, भारत के 3 और समुद्र है, भारत के 3 और क्या है? यहाँ से लहर उठती है, कहाँ टकराती है? यहाँ टकराती है, लहरें टकराती है। यहाँ से मानसून उठता है, हवाएं उठती है, बांस बनती है और वाकर यहाँ पर टकराते हैं और फिर यहाँ पर केरल से, बम्बई से, गुजरात से होती हुई बरसात होती है, अमृत बरसता है। और यदि ये लहरें यहाँ नहीं टकराती तो क्या बरसात होती? नहीं होती। तो ये कहता है कि लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। यानी यहाँ पर किनारा पाकर लहरें भी जो बहुत दूर दूर से आती है और यहाँ आकर टकराती है। अरुणीय मधुमय देश हमारा। यानी मेरा देश कौन सा? कार्लिनिया कहती है मेरा देश कौन सा? जो वर्ष भर हरियाली भरी, हरी भरी रहते हैं, जहाँ पर खूब सारी वर्षा होती है, जो फल फूलों से, धन धान्य से भरपूर रहती है, पक्षी भी जहाँ पर अपना नीड़ बसाना चाहता है। अनंत की लहरें, समुद्र की लहरें भी यहाँ आकर टक्कर खाना चाहती है, यहाँ आकर लहरें भी समाप्त होना चाहती है। ऐसा मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुड़काती सुख मेरे। हेम कुंभ, हेम कहते हैं, हेम बर्फ को कहते हैं। हेम किसे कहते हैं? बर्फ। हेम हिम से बना है। और वैसे हेम सोने को भी कहते हैं। हेम किसे कहेंगे? हिम कहते हैं बर्फ को, और हेम कहते हैं सोने को। सोने के समान घड़ा, कुंभ कहते हैं घड़ा, सोने का घड़ा लेकर। सोने का कोई घड़ा होता है क्या? पर सुबह सुबह का सूर्य कैसा लगता है? सोने के घड़े के समान नहीं लगता है, गोल गोल लगता है, पीला पीला लगता है, तो सोने के समान लगता है। तो हेम कुंभ ले उषा सवेरे, यानी उषा वही सुबह सुबह प्रातःकाल का समय, वो उषा क्या लेकर आती है? हेम कुंभ लेकर आती है, सोने का घड़ा लेकर आती है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। उषा जो है, यानी उषा यानी सुबह का समय, उषा सोने का कुंभ लेकर भारत का स्वागत करती है। यानी सुबह सुबह सोने का कुंभ लेकर, सोने का घड़ा लेकर यहाँ की उषा स्वागत करती है।
मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, और जब रजनी भर तारा, रात को तारों से सजी धजी रजनी, रजनी किसे कहते हैं? रात। तारों से सजी धजी रजनी, मंदिर ऊँघते सुबह सुबह जिसको मंदिर जगाते हैं। आपने देखा होगा सुबह 5 बजे मंदिर में घड़ियाल बजते हैं, शंख बजते हैं, डोल नगाड़े बजते हैं, ये झालर टंकोरे बजते हैं, बजते नहीं बजते हैं? और जब वो बजते हैं तो सभी लोग जग जाते हैं और ऐसा लगता है कि उषा होने वाली है, उषा आ रही है, तो उसके स्वागत में अपन ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। पूरा भारत ढोल नगाड़े बजा रहा है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। तो इस प्रकार भारत की एक सुबह का वर्णन किया गया है, हमारे देश की सुबह का वर्णन किया गया। यहाँ की सुबह कितनी प्यारी है, पक्षी भी यहाँ आना चाहते हैं, ढोल नगाड़ों से जिसका स्वागत होता है। हेमकुंभ से सोने का घड़ा लेकर जहाँ से उषा जहाँ पर आती है, कमल के फूल शोभायमान होते हैं। तो इस प्रकार उपमा, इस देश की सुंदरता को उपमा दी गई है और इस प्रकार यहाँ की भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भारत की अतिथि सत्कार की जो परंपरा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये रचना कहाँ से ली गई? चंद्रगुप्त नाटक से ली गई। कहाँ से ली गई? चंद्रगुप्त नाटक से ली गई। किसने लिखा? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? कार्लिनिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री। कार्लिनिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस कहाँ का था? यूनान का था, ग्रीक का सेनापति था, ठीक है ना, सिकंदर का सेनापति था, और वो यहाँ आकर रह जाती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो कार्लिनिया है वो यहाँ पर हमारे देश का प्रतीक है, हमारे देश की अतिथि थी, मेहमान थी, पर वो सहज भाव से अपने इस देश से प्रेम करती है, देश प्रेम की बात करती है और यही की होकर वो रह जाती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यह जो रचना है राष्ट्रवादी रचना है। कैसी रचना है? राष्ट्रवादी रचना है, देशभक्ति की रचना है। जब अपन भारत देश का गुणगान करते हैं, भारत देश की सुंदरता का बखान करते हैं, तब हम कहेंगे अरुणीय मधुमय देश हमारा। आइए इसके कुछ काव्य सुंदरता से संबंधित काव्यगत विशेषताएं अपन देख लेते हैं जो परीक्षा के अंदर आपके आता है। और काव्यगत की विशेषताएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब प्रसंग व्याख्या का प्रश्न जब आएगा तो उसके अंदर पहले प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग के बाद में सरलार्थ लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं और अंत में इसकी काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं। और काव्यगत विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहले तो ये छायावादी रचना है। छायावादी रचना वो होती है जिसके अंदर कल्पना होती है, प्रेम होता है, उल्लास होता है, प्रकृति होती है, तो वो छायावादी रचना। इसके अंदर कल्पना शक्ति के माध्यम से वो बताया गया है सारी चीज़ें, तो छायावादी रचना है। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं छायावादी रचनाएं होती है, आप लिख लीजिए। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण वो होता है जब किसी काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए, सरल हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रसाद गुण। एक तो होती है कोई चीज़ बहुत भारी होती है, 2-4 बार समझाने के बाद भी यार याद नहीं रह रहा है, इसका मतलब वो प्रसाद गुण नहीं है। और पढ़ते ही काफ़ी समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए, सरल हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण है इसके अंदर। इसके बाद में छंद में किसका गुण है? गेयिता। ये अपन ने पहले ही देख लिया था, गेयिता का गुण है। तत्सम युक्त खड़ी भाषा, भारत के अतिथि देवो भव परंपरा का बखान किया गया है। इसके अंदर भारत की जो परंपरा है, अतिथि देवो भव, शरणागत की रक्षा, शरणागत की रक्षा, घर आयो माँ जायो, ये जो हमारी परंपरा है, मेहमान नवाजी की जो परंपरा है, वो परंपरा, इस पूरी परंपरा का बखान किया गया है। साम्राज्यवाद के दौरान राष्ट्र प्रेम, देखिए साम्राज्यवाद का मतलब होता है साम्राज्य को बढ़ाना, अपना राज को बढ़ाना। सिकंदर कहां से आया? यूनान से चलकर आया। सिकंदर यूनान से चलकर आया, क्यों आया? अपना राज बढ़ाने के लिए। इसको भी जीत लूं, उसको भी जीत लूं, इसको भी जीत लूं। सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा था कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूं, तो साम्राज्यवाद था। पर यहां आकर उस साम्राज्यवाद, उस काल के दौरान कार्लिनिया भारत की आकर रह गई। तो यहां पर राष्ट्र प्रेम की बात, अपने देश की बात,
जहां रहते हैं उसको अपना मानना, जहां रहें उसको अपना मानना। तो साम्राज्यवाद के दौरान राष्ट्र प्रेम की बात कही गई है। और इसके अंदर ये अलंकार आए हुए हैं। कौन कौन से आए हुए हैं भाई? अलंकार आए हुए हैं। अब अलंकार कौन कौन से देखो, समीर, सहारे, है कि नहीं? तो ये स कौन सा अलंकार हो गया भाई? अनुप्रास। कौन सा हो गया भाई? अनुप्रास। अलंकार आप लोगों को बताए हुए हैं, आप लोगों ने पढ़े। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो बने हुए हैं, उन वीडियो को आप जरूर देखें। अनुप्रास अलंकार लगभग सभी जगह हर काव्य में होता है। आप अनुप्रास अलंकार को अच्छी तरह से समझें। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार होते हैं, इसी वीडियो के नीचे, वीडियो के अंत में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे रहा हूं। आप उस लिंक पर जाकर अनुप्रास अलंकार को समझें और वहां से अनुप्रास अलंकार को समझें। यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो ये स अनुप्रास अलंकार। इसमें देखो नीड, न, ये भी अनुप्रास अलंकार। जब, जग कर, ज, ये भी अनुप्रास अलंकार हो गया। सुर, धनु, से। अब देखो जहां पर ये इस प्रकार की होती है, सुर, धनु, से, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसकी उपमा दी जाती है। तो उपमा अलंकार आप पढ़ेंगे तो ये उपमा अलंकार है। इससे पूर्व हमारे काफी वीडियो बना चुका हूं मैं जिसके अंदर उपमा अलंकार भी है। तो उपमा अलंकार भी पढ़ ले। यहां पर से आ गया, उपमा अलंकार हो जाएगा। हेमकुंभ यानी सोने के घड़े को लेकर, सोने के घड़े के समान क्या आ रही है? उषा आ रही है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया भाई? मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो गया? मानवीकरण अलंकार। तो ये अलंकारों का टॉपिक आप लोगों के लिए कक्षा 11 और 12 के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको काव्य पढ़ना है तो हर काव्य में आपको अलंकार पूछे जाएंगे, अलंकार पढ़ना पड़ेगा, आपको अलंकार समझना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे। तो अलंकार आपको सबसे पहले करना है। तो जो विद्यार्थी अब तक जिन्होंने अलंकार नहीं पढ़े, अलंकार के वीडियो को जरूर पढ़े। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कार्लियाना का गीत। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और पाठ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप सभी से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, वीडियो के नीचे साइड में एक तीर का निशान होता है, उसको दबाते हैं तो नीचे कुछ लिखा हुआ आता है। जब ये अपन YouTube पे चलते हैं और नीचे ऊपर खोलते हैं तो डिस्क्रिप्शन होता है, जिसे अपन कहते हैं विवरण। आपके पास किसी का मोबाइल हो तो दो, मैं बता देता हूँ आपको। लक्ष्कार सर हिंदी वाले, ये अपन ने सर्च किया है आप लोगों ने। तो ये जैसे देवसेना का गीत है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे ये अपन, ये चल रहा है, ये तो वीडियो हो गया। यहाँ पर जो है ये देखिए आप, ये यहाँ पर जो बिंदु है, बिंदु, इसको अपन दबाएंगे तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन आएगी। ये दबा दिया मैंने तो ये इसका वर्णन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। यानी देखो इसके अंदर देखो देवसेना का गीत का एक दूसरा वीडियो बना हुआ है, प्रसाद गुण इसके अंदर है, ओज गुण का वीडियो बना हुआ है, माधुर्य गुण का है, छायावाद काल है। अब आपको इसे वो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से प्रसाद गुण इसमें से देखना है तो यहाँ ये प्रसाद गुण लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही ये प्रसाद गुण का वीडियो आ जाएगा, मेरा ये विज्ञापन आ जाएगा। ये लक्ष्कार से हिंदी वाले, और ये काव्य गुण प्रसाद गुण का वीडियो आ गया है। तो इसे अपन आराम से देख सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखें। और यदि आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी वीडियो की आवश्यकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया तो मैं अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूं, उसको डाल दो, आप आराम से इसको कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्कार सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ। जितने भी छात्र हैं उन सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों तक इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन वीडियो को बनाना और हमारा ऑनलाइन पढ़ना सार्थक होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।